नमस्ते। आज हम कुछ ऐसे दस्तावेजों पर गौर कर रही हैं जो डेटा को समझने के तरीकों पर बात करते हैं, खासकर स्वास्थ्य और बायोस्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में। हाँ जी, नमस्ते। ये जो सामग्री है, ये असल में इस बात पर जोर देती है कि सिर्फ आंकड़े मतलब डेटा इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं है। हाँ, उनका विश्लेषण, उनकी व्याख्या। वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, उनका विश्लेषण और मतलब निकालना भी उतना ही जरूरी है। इनमें गणितीय तकनीकों की बात है जो चिकित्सा में जैसे सामान्य या नॉर्मल क्या है ये समझने में मदद करती हैं, जैसे किसी की लंबाई, वजन, ब्लड प्रेशर वगैरह। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि इन दस्तावेजों में जो मुख्य बातें बताई गई हैं, जैसे औसत हैं, परसेंटाइल हैं, ये क्या हैं और ये आंकड़ों की कहानी को मतलब बेहतर ढंग से जानने में हमारी मदद कैसे करते हैं। असल में ये समझने की कोशिश है कि जब हम कहते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो उसका वाकई मतलब क्या होता है। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। और ये समझना जरूरी है कि चिकित्सा में नॉर्मल का मतलब अक्सर कोई एक, आप कह सकते हैं, जादुई नंबर नहीं होता। अच्छा। हाँ, जैसे सामग्री बताती है कि सामान्य सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ 120 mmHg नहीं है, बल्कि एक रेंज है, एक दायरा है। शायद 120 प्लस माइनस 20 mmHg, यानी 100 से 140 mmHg तक। ओह, अच्छा, मतलब एक सीमा है। हाँ, एक सीमा है, और इससे ज्यादा या कम होना भी कुछ स्थितियों में सामान्य हो सकता है। तो ये जो तकनीकें हैं, ये हमें इसी रेंज और इसमें जो भिन्नता होती है उसे समझने में मदद करती हैं। तो चलिए सबसे पहले इन औसतों या जिसे सेंट्रल टेंडेंसी के माप कहते हैं उनसे शुरू करते हैं। सामग्री कहते हैं कि ये डेटा के केंद्रीय बिंदु या सबसे आम मान को खोजने में मदद करते हैं, मतलब ज्यादातर आंकड़े कहाँ जमा हो रहे हैं। सही कहा। ये हमें एक अंदाजा देते हैं कि आंकड़े किस मान के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और ये अलग अलग समूहों की तुलना करने में भी बड़े काम आते हैं। जैसे स्रोत बताते हैं कि हैजा का जो औसत इंक्यूबेशन पीरियड है वो टाइफॉइड से कम होता है, या एक अस्पताल में रोजाना औसतन कितने मरीज आते हैं, इसकी तुलना हम दूसरे अस्पताल से कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के औसत होते हैं: मीन, मीडियन और मोड। मीन, ये शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला औसत है, जिसे हम गणित में अंकगणितीय औसत कहते आए हैं। हाँ बिल्कुल, ये सबसे आम है। इसे निकालने के लिए हम सभी मानों को, मतलब जितनी भी रीडिंग्स हैं, उनको जोड़ते हैं और फिर मानों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं। अच्छा। जैसे एक उदाहरण दिया गया है 7 लोगों की ईएसआर दरों का, 7, 5, 3, 4, 6, 4, 5। इन सबको अगर हम जोड़ें तो 34 आता है। ठीक। अब चूंकि 7 लोग हैं तो 34 को 7 से भाग दिया तो आया लगभग 4.86। ये हुआ उनका औसत ईएसआर, मतलब मीन ईएसआर। स्रोत ये भी बताते हैं कि इसे निकालने के तरीके थोड़े अलग हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि आंकड़े कैसे हैं, अलग अलग बिखरे हुए हैं या समूहों में हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मूल रूप से 2 स्थितियां हैं। अगर आंकड़े कम हैं और सीधे साधे हैं, जैसे अभी ईएसआर वाला उदाहरण था, तो सीधे जोड़कर भाग दे देते हैं, उसे कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है। लेकिन अगर आंकड़े बहुत सारे हों या संख्याएं बहुत बड़ी हों तो गणना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए कुछ शॉर्टकट तरीके भी हैं, जैसे कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन विधि। वो क्या होती है? उसमें हम अंदाजे से एक बीच का नंबर मान लेते हैं, जिसे कल्पित माध्य कहते हैं, और फिर गणना को आसान बना लेते हैं। अंत में थोड़ा समायोजन करके सही मीन निकाल लेते हैं। ये बस हिसाब को तेज करने का एक तरीका है, खासकर जब डेटा बहुत ज्यादा हो। अच्छा, और जब आंकड़े समूहों में दिए गए हों, जैसे कि 0-10 साल के इतने बच्चे, 10 से 20 साल के इतने लोग, तब औसत कैसे निकालते हैं? उसे ग्रुप्ड डेटा कहते हैं शायद। हाँ, ग्रुप्ड डेटा। वो एक अहम स्थिति है। मान लीजिए हमें डॉक्टरों की औसत आय निकालनी है और हमारे पास डेटा है कि 10 महिला डॉक्टर हैं जिनकी औसत आय 40,000 रुपए है, और 20 पुरुष डॉक्टर हैं जिनकी औसत आय 60,000 रुपए है। अब अगर हम सीधे 40,000 और 60,000 का औसत निकाल लें, यानी 40,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 50,000, तो वो गलत होगा। हाँ, क्योंकि पुरुष डॉक्टरों की संख्या ज्यादा है तो उनका प्रभाव ज्यादा होना चाहिए ना आय पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऐसी स्थिति में हम भारित माध्य यानी वेटेड मीन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हर समूह के औसत को उस समूह में लोगों की संख्या से वजन, मतलब एक तरह से महत्व दिया जाता है। अच्छा। इस उदाहरण में महिला डॉक्टरों की कुल आय हुई 10 × 40,000 इज इक्वल्स टू 4 लाख। पुरुष डॉक्टरों की कुल आय हुई 20 × 60,000 इज इक्वल्स टू 12 लाख। कुल आय हुई 16 लाख और कुल डॉक्टर हुए 30।
तो भारित माध्य हुआ 16 लाख डिवाइडेड बाय 30, जो लगभग 53,333 रुपए आएगा। हाँ, ये 50,000 से ज्यादा है। ये ज्यादा सही लग रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा आय वाले डॉक्टरों की संख्या अधिक थी। इसी तरह अगर हमें अलग-अलग आयु समूहों में मृत्यु दर दी गई है और कुल मृत्यु दर निकालनी है, या अस्पताल में मरीज औसतन कितने दिन रुकते हैं ये जानना हो, जहाँ कुछ मरीज कम दिन रुकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा दिन रुक जाते हैं। हाँ, वहाँ भी ये भारित माध्य या ग्रुप डेटा वाला तरीका काम आता है। बड़े समूहों के लिए भी गणना को आसान बनाने के तरीके हैं, जैसे कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल ग्रुप डेटा में भी होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि समूह के आकार का ध्यान रखना जरूरी है। तो मीन हमें एक केंद्रीय मान तो देता है, लेकिन जैसा हमने डॉक्टरों वाले उदाहरण में देखा, ये जरूरी है कि हम उसे सही तरीके से निकालें, खासकर जब अलग-अलग साइज के समूह हों। हाँ, ये सबसे आम औसत है, लेकिन हमेशा अकेला काफी नहीं होता। कभी-कभी ये पूरी कहानी नहीं बताता। और यहीं पर शायद मीडियन की भूमिका आती है। आपने कहा था कि औसत का एक और प्रकार मीडियन है। ये एक मीन से कैसे अलग है? मीडियन का मतलब है बीच का मान। जब हम सारे आंकड़ों को क्रम में लगाते हैं, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, तो जो मान ठीक बीच में आता है वही मीडियन होता है। ठीक बीच में? हाँ जी। ये आंकड़ों को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। 50% मान इससे कम होते हैं और 50% ज्यादा। जैसे वही ESR वाला उदाहरण ले, जैसे हमने क्रम में लगाया था, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7। हाँ। इसमें 7 मान हैं, तो बीच का मान कौन सा हुआ? चौथा मान। हाँ, 5। बिल्कुल। तो यहाँ मीडियन 5 है। इस मामले में ये मीन जो 4.86 था के काफी करीब है। लेकिन स्रोत ये कह रहे थे कि कभी-कभी मीडियन मीन से बेहतर तस्वीर दिखाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, खासकर जब आंकड़ों में कुछ बहुत बड़े या बहुत छोटे मान हो, जिन्हें हम आउटलायर्स कहते हैं, मतलब जो बाकियों से बहुत अलग हों। अच्छा, एक्सट्रीम वैल्यूज। हाँ, एक्सट्रीम वैल्यूज या आउटलायर्स मीन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिससे वो पूरे समूह का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है स्कूल में बच्चों की गैरहाजिरी का। हाँ, बताइए। मान लीजिए 7 बच्चों की गैरहाजिरी के दिन हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, और एक बच्चा वो 32 दिन गैर हाजिर रहा। अरे बाप रे, 32 दिन! ये तो बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग है। बिल्कुल। अब अगर हम इन सब का मीन निकालें तो वो 12.3 दिन आता है। लेकिन क्या ये ज्यादातर बच्चों की स्थिति बता रहा है? शायद नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो 14 दिन या उससे कम ही गैर हाजिर रहे हैं। वो जो 32 दिन वाला आंकड़ा है वो मीन को ऊपर खींच रहा है। सही बात है। अब अगर हम इन आंकड़ों को क्रम में देखें, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 32, बीच का मान, चौथा मान कौन सा है? 10। हाँ, ये मीडियन है। और ये 10 दिन उस 12.3 दिन की तुलना में ज्यादातर बच्चों की गैरहाजिरी का शायद बेहतर अंदाजा देता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो जहाँ कुछ मान बहुत ज्यादा अलग हों, वहाँ मीडियन ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। मीन थोड़ा भटक सकता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि लोगों की आय, कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, या अस्पताल में मरीज कितने दिन रुकते हैं। कुछ मरीज महीनों रुक सकते हैं, जो औसत को बढ़ा देंगे, या किसी इलाके में घरों की कीमतें। इन सब में मीडियन अक्सर मीन से बेहतर, या कह सकते हैं ज्यादा सच्ची तस्वीर पेश करता है। और इसे निकालना भी आसान है। हाँ, तुलनात्मक रूप से आसान है। आंकड़ों को क्रम में लगाओ और बीच का मान ढूंढ लो। अगर आंकड़ों की संख्या सम हो, जैसे 8 मान हो, तो बीच के 2 मानों, चौथे और पांचवें का औसत ले लेते हैं। ठीक है, समझ गई। और तीसरा औसत था मोड। मोड तो सबसे सरल है। ये वो मान है जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार आता है, मतलब सबसे फैशनेबल या आम मान। अच्छा, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। हाँ, जैसे अगर 10 लड़कों के ट्यूबरकुलेन टेस्ट के नतीजे MM में हैं, 3, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ कौन सा मान सबसे ज्यादा बार आया? 8 2 बार आया है। बिल्कुल। तो मोड 8 mm हुआ, सीधी सी बात है। क्या इसका इस्तेमाल भी चिकित्सा अध्ययनों में होता है? होता है, लेकिन सच कहूं तो मीन और मीडियन की तुलना में काफी कम। स्रोत भी यही बताते हैं कि मीन ज्यादातर पसंदीदा रहता है, क्योंकि वो सभी आंकड़ों का इस्तेमाल करता है और आगे के जो सांख्यिकीय विश्लेषण होते हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी होता है। मोड बस ये बताता है कि सबसे आम क्या है। समझ गई। तो मीन, मीडियन, मोड हमें डेटा के केंद्र के बारे में अलग-अलग नजरिए से बताते हैं। लेकिन आपने शुरू में परसेंटाइल का भी जिक्र किया था। ये क्या है और ये औसतों से कैसे अलग हैं? हाँ, परसेंटाइल। देखिए, औसत हमें सिर्फ केंद्र बताते हैं कि डेटा का सेंटर कहाँ है, लेकिन परसेंटाइल हमें पूरे वितरण, मतलब पूरे फैलाव को समझने में मदद करते हैं। पूरे फैलाव को
कैसे? ऐसा समझिए कि आपने सारे आंकड़ों को, मान लीजिए 100 लोगों की ऊंचाई को, लाइन से छोटे से बड़े क्रम में खड़ा कर दिया। ठीक है। परसेंटाइल इस लाइन को 100 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। P1 से लेकर P99 तक 99 परसेंटाइल बिंदु होते हैं। जैसे 10वां परसेंटाइल P10 वो ऊंचाई है जिसके नीचे 10% लोग आते हैं और जिसके ऊपर 90% लोग। ओह अच्छा, तो ये रैंक जैसा हुआ? हाँ, एक तरह से रैंक जैसा ही है। ये बताता है कि कोई मान बाकियों की तुलना में कहाँ खड़ा है। मीडियन जो हमने देखा था वो असल में 50वां परसेंटाइल P50 होता है, ठीक बीच का बिंदु, जिसके नीचे 50% और ऊपर 50% मान होते हैं। यानी परसेंटाइल हमें सिर्फ बीच का नहीं बल्कि पूरी रेंज में किसी की स्थिति बताते हैं। बिल्कुल, ये तुलना करने और स्थिति जानने में बहुत मददगार हैं। कुछ खास परसेंटाइल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्वार्टाइल्स। ये 3 बिंदु Q1, Q2, Q3 होते हैं जो डेटा को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। Q1 मतलब 25वां परसेंटाइल P25, Q2 मतलब मीडियन P50 और Q3 मतलब 75th परसेंटाइल P75। अच्छा, चौथाई हिस्से। हाँ, और डिसाइल्स, ये 9 बिंदु होते हैं जो डेटा को 10 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, हर हिस्सा 10%। D5 मीडियन ही होता है। और इन्हें पता कैसे करते हैं? क्या इसके लिए भी जटिल गणनाएं करनी पड़ती हैं? गणनाएं तो होती हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है। इन्हें ग्राफ बनाकर भी देखा जा सकता है और फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। ग्राफ वाला तरीका कैसा है? ग्राफ वाला तरीका है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव। इसमें हम डेटा की संचयी आवृत्ति का ग्राफ बनाते हैं, फिर वाई एक्सिस पर परसेंटेज देखते हैं, जैसे P50 के लिए 50% या P25 के लिए 25%। वहां से एक सीधी लाइन ग्राफ तक ले जाते हैं और जहां वो ग्राफ को काटती है वहां से नीचे एक्स एक्सिस पर जो मान आता है वही उस परसेंटाइल का मान होता है। सुनने में तो ये काफी विजुअल और सहज लग रहा है। हाँ, समझने के लिए अच्छा है। सामग्री में एक उदाहरण भी है जहां 200 लड़कों की ऊंचाई के डेटा से ग्राफ बनाकर Q1 P25, मीडियन P50, Q3 P75 और P10 का पता लगाया गया है। और इसी ग्राफ से उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे ये पता करना कि 175 सेमी ऊंचाई कितने परसेंटाइल पर आती है। अच्छा। हाँ, ग्राफ पर 175 सेमी से ऊपर जाकर कर्व तक पहुंचते हैं और फिर वाई एक्सिस पर परसेंटेज देख लेते हैं। उस उदाहरण में ये लगभग 75वें परसेंटाइल पर आती है, मतलब करीब 75% लड़के 175 सेमी से छोटे हैं। ये तो बहुत उपयोगी लग रहा है। लेकिन असल जिंदगी में इन परसेंटाइल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? ये क्यों महत्वपूर्ण है? इनके कई बहुत ही व्यवहारिक उपयोग हैं, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। एक तो व्यक्तिगत स्थिति जानना, जैसे ये जानना कि किसी बच्चे की लंबाई या वजन उसकी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में कहाँ है। क्या वो 10वें परसेंटाइल पर है, मतलब 90% बच्चे उससे लंबे भारी हैं, या 90वें परसेंटाइल पर, मतलब सिर्फ 10% बच्चे उससे लंबे भारी हैं। ये डॉक्टर को बताता है कि बच्चे का विकास कैसा चल रहा है। दूसरा और शायद सबसे अहम उपयोगों में से एक है मानक यानी स्टैंडर्ड्स बनाना। बच्चों के विकास पर नजर रखने के लिए ग्रोथ चार्ट्स बनाए जाते हैं। हाँ, वो जो गुलाबी और नीले रंग के चार्ट होते हैं डॉक्टरों के पास। हाँ, वही। स्रोत में भारत की ICDS योजना में इस्तेमाल होने वाले वेट कार्ड का जिक्र है। ये कार्ड असल में परसेंटाइल पर ही आधारित हैं। कार्ड पर बीच की जो लाइन होती है वो स्वस्थ बच्चों के मीडियन P50 वजन को दिखाती है। अच्छा। और उसके नीचे की जो अलग अलग रंग की लाइनें होती हैं वो मीडियन के प्रतिशत पर आधारित होती हैं, जैसे 80%, 70%, 60% माध्यिका का। ये कुपोषण के अलग अलग स्तर, मतलब ग्रेड 1, 2, 3, 4 को दर्शाती हैं। इससे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा बच्चा कम वजन का है या गंभीर रूप से कुपोषित है। वाह, तो वो ग्रोथ चार्ट सिर्फ लाइनें नहीं है, वो पूरी परसेंटाइल की कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल, और भी उपयोग हैं, जैसे समूहों की तुलना करना, अलग अलग जगहों या समूहों के लोगों की तुलना। सामग्री में भारत और हार्वर्ड अमेरिका के 1 साल के बच्चों के वजन के परसेंटाइल वक्रों की तुलना की गई है। उससे क्या पता चला? उससे पता चलता है कि हार्वर्ड का 50वां परसेंटाइल यानी औसत वजन भारतीय बच्चों के लगभग 60वें परसेंटाइल के बराबर है। मतलब औसतन हार्वर्ड के बच्चे भारतीय बच्चों से भारी हैं। ये तुलना करने का अच्छा तरीका है। हाँ, फिर विकास का अध्ययन करना, समय के साथ बच्चों का विकास कैसे हो रहा है ये देखना।
एक अध्ययन में विटामिन ए और डी देने के प्रभाव को देखा गया। 1 साल बाद जिन बच्चों को विटामिन दिए गए थे, उनमें जो सबसे छोटे बच्चे थे, 10वें परसेंटाइल वाले, उनकी ऊंचाई भी उन बच्चों से ज्यादा बढ़ी जिन्हें विटामिन नहीं मिले थे। ये दिखाता है कि दवा का असर निचले स्तर पर भी हुआ। अच्छा, सिर्फ औसत पर ही नहीं। हाँ, और 5वां, डेटा के फैलाव को मापना। क्वार्टाइल्स Q1 और Q3 के बीच की दूरी, जिसे इंटरक्वार्टाइल रेंज कहते हैं, ये बताती है कि बीच के 50% आंकड़े कितने फैले हुए हैं। ये डेटा के बिखराव को समझने में मदद करता है, हालांकि इसका ज्यादा विवरण शायद अगले चैप्टर में होगा। तो कुल मिलाकर ये मीन, मीडियन, मोड और परसेंटाइल सिर्फ गणित के नंबर नहीं है, ये आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी को समझने के कह सकते हैं औजार हैं, खासकर स्वास्थ्य और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में, जहां नॉर्मल को समझना और लोगों की तुलना करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, ये हमें औसत को ज्यादा बारीकी से देखने में मदद करते हैं, समूहों की सही तुलना करने में मदद करते हैं, और जो आउटलायर्स होते हैं उनके असर को पहचानने में मदद करते हैं। परसेंटाइल तो और भी आगे जाते हैं, वो सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि पूरे वितरण को दिखाते हैं। इससे हम किसी एक व्यक्ति या उपसमूह को एक बड़े संदर्भ में रख पाते हैं, चाहे वो बच्चे का विकास हो या अलग अलग आबादी की स्वास्थ्य स्थिति। ये सब जानकर ये भी सोचना जरूरी हो जाता है कि जहां ये माप हमें बहुत कुछ बताते हैं, वहीं ये कुछ छुपा भी तो सकते हैं। जैसे क्या सिर्फ औसत पर ध्यान देने से हम उन जरूरी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज कर देते हैं जो किसी के सेहत के लिए बहुत मायने रखती हों? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। या उन आउटलायर्स को जो भले ही औसत को बिगाड़ रहे हों, पर शायद किसी नई चीज का, किसी नई खोज का संकेत दे रहे हों? आंकड़ों को समझते समय शायद यही संतुलन सबसे अहम है कि हम बड़ी तस्वीर देखें, पैटर्न समझें, लेकिन उन जरूरी बारीकियों को, उन अपवादों को भी न भूलें। इस बारे में सोचते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। डेटा विश्लेषण सिर्फ गणना नहीं है, ये व्याख्या और समझ का संतुलन भी है।